हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी ने द पंडित्स का लाइव मॉक 7 दिया होगा। जब मैं इसे शूट कर रहा हूं सेशन को, तब तक इस मॉक को 22,000 प्लस स्टूडेंट्स दे चुके हैं। इस सेशन में क्या करेंगे, हम इस मॉक के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। बेस्ट क्वेश्चंस का मतलब है जिसमें आपको या तो टाइम ज्यादा लगा होगा या फिर हो सकता है आपने वो सवाल छोड़ा होगा। अच्छा सर, रिमेनिंग क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो मेरे भाई, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना दीक्षित सर, इस यूट्यूब चैनल पर अपने मिल जाएंगे, ठीक है। या इस चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। आ जाइए, बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए पहला सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल कह रहे हैं कि लोन जो है वो रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17.5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, 75% टोटल इंटरेस्ट का दे दिया है, तो पूछ रहा है ईच इंस्टॉलमेंट बताइए कितना होगा। सबसे पहला एग्जामिनर ने या जिसने पेपर बनाया उसने सवाल कहां पर घुमाने की कोशिश करी कि 75% दे दिया है, तो सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 2814। कितने रेशियो की वैल्यू है, 75 की 100 की बतानी, यानी 3 4 ऊपर, तो डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। 3 से काटा, 3 9 जा 27, बचा कितना आपका 11, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 चौक 32, 4 तिया 12 और 3 15, 36 37, यानी 3752 हमें इंटरेस्ट देना है। अब इस टाइप के सवाल को कैसे करते हो, उसकी सबसे पहले आपको जो भी रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 17.5 की फ्रैक्शन हमें याद नहीं है, तो 17.5 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल को हटाया, 0 आ गया, 25 से गया आपका 7 बार और ये गया आपका 40 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, क्योंकि 2 साल है, टाइम कितना है 2 साल, तो क्या करते हैं 40 लिखा और 40 प्लस 7 47, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लिख रहे होते हैं पहले साल के लिए। ऐसे दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो दूसरे साल के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। 47 का स्क्वायर, देखो 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और डिस्कस कर देते हैं कि आप ऐसे 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 नंबर से यहां पर आएंगे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 कैरी गया 4, फिर 4 7 जा 28, 2 जा 56 प्लस 4 60 कैरी गया आपका 6, 4 का स्क्वायर यहाँ आएगा, इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, बाकी कैरी जाते रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22। इसका मतलब यहां पर आ गया 2209। बेसिकली ये क्या है, यही इंस्टॉलमेंट है, और ये इंस्टॉलमेंट है तो कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो बराबर करेंगे। बराबर का मतलब हो गया एलसीएम, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, है ना, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये 2209 ही बन जाएगा। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, क्योंकि ये रेशियो है। कितना आ गया भाई, ये आ गया 0, 7 4 जा 28, 4 चौक 16 और 2 18। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि टोटल जो मैंने उधार लिया वो ये रहा, कितना है भाई 0843, यानी 3480 रुपए मैंने उधार लिए और इंटरेस्ट मैंने पे किया 3752, यानी अब इसको जोड़ लेते हैं। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर है, यानी कि आ गया आपका 4 9 दूनी 18। यानी अगर मैं इतना उधार लेता हूं तो मेरे को इतने रुपए चुकाने हैं। क्या ये एग्जैक्ट उधार है? नहीं, ये हमारा रेशियो आया, एग्जैक्ट वैल्यू यहां से आने वाली है। तो बताओ मैंने कितना इंटरेस्ट चुकाया, कितना इंटरेस्ट हमने चुकाया, तो 8 में से 0 गया 8, ये हो गया 11, ये हो गया 3 और ये 9, यानी 938 रुपए में इंटरेस्ट दूंगा अगर मैंने इतना रुपया उधार लिया होता, दोनों इंस्टॉलमेंट इतने इतने की होती। तो सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है बताइए ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। ईच इंस्टॉलमेंट कौन सा है ये, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये यूनिटरी मेथड से कर देते हैं। देखो इसकी वैल्यू ये रही, कितने गुना हो रहा है जरा ध्यान देना, है ना। देखो जब भी डाउट हो, जैसे आपने इसके 2 डिजिट हटा दिए, तो इसके भी 2 डिजिट हटा के देखो तो 37 दिख रहा है। 9 कितने जा 37, 9 4 जा 36 होता है ना। तो यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 152 152, वो 38 का 4 गुना है। आप यूनिट डिजिट से भी देखो, 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2 है, यानी ये 4 टाइम्स हो रहा है, चेक करने की जरूरत तो नहीं है। यानी इसको भी 4 टाइम्स कर दोगे, हमारा आंसर होगा, तो 9 चौक 36 पीछे होगा 36, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये लॉजिक आप सबको पता है ना, ये हमने डिटेल में कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। कह रहा है पीक्यू एक कॉर्ड है, चलो इसके लिए हम आपके लिए बहुत सुंदर सा फिगर लाए हैं, ठीक।
आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है पी क्यू एक कॉर्ड है सर्कल का, तो ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया क्यू, ये पी क्यू कॉर्ड हो गया। आगे क्या कह रहा है, आर एक पॉइंट है माइनर आर्क में पी क्यू की, तो ये हमारा पी क्यू है, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आर हो गया, दिख रहा होगा है ना, आर हमारा माइनर आर्क में पॉइंट है ऑफ पी क्यू सच दैट एंगल ओ आर क्यू, ओ कहाँ है, सेंटर बता रखा है ना, हाँ ये रहा ओ, तो कह रहा है ओ आर क्यू यानी ये वाला जो एंगल है दिस इज 47 डिग्री। ठीक है भाई, आगे बताइए। आगे कह रहा है एंड एंगल ओ पी क्यू ये वाला एंगल जो है ये 14 डिग्री है। कह रहा है इफ एस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड ओ आर, तो यानी ये वाला पॉइंट हमारा एस है एंड ओ आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एस आर यानी ये एंगल पूछ रहा है आपसे, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, आ जाइए ये वाला बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए जो बेसिक चीजें हमें वो चीज ढूंढनी होती है कि यार यहाँ पर क्या लग सकता है, बहुत इधर उधर का मत सोचो। जैसे एक होता है कि जो एंगल हमारा एक जो आर पूरे सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, लेकिन वो आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल होता है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं कह रही है 47 है, 47 होना चाहिए था, वो ये वाली चीज है। अगर ये एंगल 47 है तो ये वाला एंगल 47 होता, तो पहले तो आपको प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा आगे यहाँ कैसे बढ़े, देखो अगर मैं O को Q से जोड़ दूं तो आप ये कहोगे कि यार ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बात सही है, तो ये 14 डिग्री है तो ये एंगल भी 14 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से आप यहां पर देखो ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो ये 47 है ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल पे फोकस करो, दोनों साइड्स बराबर तो अपोजिट एंगल बराबर, तो ये 47 तो ये भी 47, तो यानी ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज 33 डिग्री। यहां तक सब एग्री करते हैं, ये कितना हो गया आपका 33 डिग्री। अब अगर आप इसे देखें, ये ट्राइंगल है और ये वाला जो एंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर अंदर के दो एंगल का सम, तो यानी 47 प्लस 33 तो 7 3 10 कैरी गया एक 80 डिग्री इज द राइट आंसर, ए इज द, ओहो सब कट गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया था ना सॉल्व। आप तो वीडियो पीछे ले जाके देख सकते हो। इरेज एवरीथिंग ऑन द स्लाइड बड़ा ही खतरनाक है? इरेज ऑल। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल, सिद्धार्थ सेल्स टू आर्टिकल्स। देखो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको बेसिक आना चाहिए, आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल कह क्या रहा है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं सवाल को, हम सोचे केवल ट्रिक से काम चलेगा, तो एग्जाम में हमारे लगभग 10 से 20% सवाल रह जाएंगे। 80% 70% तो आपके वही सवाल आएंगे, बाकी 20-30% भी सिमिलर होंगे, लेकिन लैंग्वेज को वो चेंज करेगा। जैसे ये सवाल मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने ये पढ़ा नहीं है। सवाल क्या कह रहे हैं, सिद्धार्थ ने बेची है 2 आर्टिकल एक्स वाई एट सेम प्राइस। जब भी सेम प्राइस आता है तो जनरली कौन सा लॉजिक लगता है, पहले का एसपी दूसरे का एसपी, क्योंकि एसपी सेम है तो सीपी का रेशियो क्रॉस हो जाता है। देखो क्या है, पहले पे उसे 28% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ है वाई पर। If he increases the selling price such that article X and Y are still sold at an equal price and a profit of 15% is made on an article Y, then find the percentage increase on the profit of article X। देखो ये हमारा आर्टिकल X है, ये हमारा आर्टिकल Y है, तो जब सेलिंग प्राइस सेम होता है और मुझे सीपी का रेशियो निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं कि पहले तो आप एसपी लिख दो। एसपी पहले का एसपी कितना है 28% का प्रॉफिट, तो अगर 100 सीपी रहा तो 128, और दूसरे का 20% लॉस यानी 80, तो यानी उनका जो सीपी का रेशियो होगा वो आप इसे क्रॉस कर दो। नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा ही सिमिलर टाइप होता है, वहां प्रॉफिट और लॉस क्रॉस होते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्रॉस होता है क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। शॉर्ट तरीका है, ये 80 हो गया, ये आपका 128 हो गया। ठीक है, ये 16 से गया आपका 5 बार और ये 16 से गया आपका 8 बार। अब समझो इसका मतलब जो वो जो 2 आर्टिकल हैं उनके जो सीपी का रेशियो वो 5 और 8 है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, अब मुझे जो इंक्रीज करना है, बाद में उसने कहा कि जो दूसरा आर्टिकल था वो 15% के प्रॉफिट पर बेचे जाने लगा। जो दूसरा आर्टिकल पहले 20% के लॉस पे जा रहा था अब 15% के प्रॉफिट पे जा रहा है। यानी अब हमने परसेंटेज में डिस्कस किया था नहीं किया था, जब मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है तो 2 नंबर्स को आप 100 का मल्टीपल रखो। यानी बेसिकली है क्या कि ये जो 2 आर्टिकल थे एक्स और वाई, इनका प्राइस 500 और 800 मैंने मान लिया, क्योंकि
हमें आंसर परसेंटेज चेंज पे देना है, तो परसेंटेज चेंज पे कभी फर्क पड़ेगा नहीं, आप वैल्यू कुछ भी मान लो। तो 500-800 उसका प्राइस था, पहले को 28% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% का लॉस। 20% का लॉस मतलब 160, आप 160 इसमें से घटा दो, 200 गया 600 और 640 हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप यहां पर टाइम वेस्ट ना करो किसका, कि आप इसका 28% निकालो, वो 140 आएगा, और वो यानी क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। अब वो कह रहा है कि जो दूसरा आर्टिकल वाई है, वो 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो 15% किसका निकालोगे, इसका 15 अट्ठे 120, यानी कि ये आर्टिकल बेचा जा रहा है 920 रुपए का। अब उसने कहा अभी भी जो दोनों आर्टिकल हैं वो सेम प्राइस पर बेचे जा रहे हैं, यानी ये अभी 920 का बेचा जा रहा है। अब आ जाओ आप आखिरी लाइन पर, यहां तक पहुंचने के बाद भी एग्जामिनर गलती करवाने की कोशिश कर रहा है। लाइन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत बढ़ा ये बताओ, किसका, आर्टिकल एक्स का। तो बताओ पहले प्रॉफिट कितना था, तो हमने देखा है पहले प्रॉफिट 140 था, अब प्रॉफिट कितना है बताओ। अच्छा अब प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, अब प्रॉफिट इंक्रीज पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना बढ़ गया। तो बताओ प्रॉफिट अब कितना बढ़ गया बताओ, पहले था 140 और अब इंक्रीज कितना हुआ, यहां से यहां का देख लो। तो कितना इंक्रीज हुआ भाई, यहां पर ये हो गया आपका 640, 740, 840, 940, 300 में हमारा 20 कम यानी 280 इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना, 280, कितने पर, 140 पर, तो गुणा 100, तो 280 डिवाइडेड बाई 140 इंटू में 100, जो कि 200% आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर है। देखो अब ढूंढने के लिए हम इसका कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं, बट जो एग्जाम में क्लिक करेगा वो ये है कि नहीं है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। हाँ तो ये कौन सा सवाल है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का पिछले 8 से 10 सालों से पूछा जाने वाला सवाल। आप चाहे तो प्रीवियस बहुत पुराने भी पेपर देखोगे आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक लॉजिक बिल्कुल पकड़ के रखना है, थोड़ा सा जगह कम है, जगह को हम बढ़ा लेते हैं। तो अगर इस सवाल के लिए आप क्या करना, आप स्पीड लिखो है ना, और टाइम लिखो। दो केस होंगे यहां पर, कह रहा पहले वो स्पीड को बढ़ा लेता है, आप साइन लिखो +16। जब उसने 16 हमारी स्पीड बढ़ाई तो वो सेम डिस्टेंस को 1 घंटे कम में ट्रेवल कर पा रहा है, यानी -1। दूसरे केस में क्या है, अगर वो 16 को कम कर दे स्पीड को, तो टाइम ज्यादा लग रहा होगा, कितना ज्यादा, 1 घंटा 40 मिनट। हम यहां पर आवर में लिख रहे हैं तो यहां भी आवर में, 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर, 40/60, तो 3 1 जा 3 + 2 5/3, तो यहां आ गया 5/3। अच्छा बताओ स्पीड इंटू टाइम क्या होता है। अब ये मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है कि भाई इसको याद रखने का ये तरीका है, आंसर बिल्कुल सही आएगा बट याद रखने का तरीका है, बट वो तरीका थोड़ा सा गलत है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं समझो भाई, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी ये हमारा किसका रेशियो आएगा, डिस्टेंस का, है ना। अब वैसे तो सवाल में देखोगे तो डिस्टेंस सेम है, बट बस याद रखने के लिए कि यार स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो नहीं स्पीड का ही रेशियो आएगा। अब हम जो लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करने पर, वो जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा, ये स्पीड का रेशियो आएगा। ये याद रखने का तरीका है, अदरवाइज एक्स से सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर 16 है, यहां भी 16 है, तो 16 से 16 तो कट जाएगा या नहीं कटेगा बताओ। तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं 16 × 5/3 और ये, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस इंटू माइनस वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी स्पीड का रेशियो 1:5/3। इसका मतलब ये 3 तो यहां ले आओ, यानी स्पीड का रेशियो 3:5 आ गया। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे वो स्पीड का रेशियो आएगा, यानी स्पीड एक 3 है तो दूसरी 5 है। मुझे बताओ यहाँ स्पीड के बीच में अंतर है कितना है, दिख रहा है ना, ये +16 और -16 हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये हमारी एक स्पीड रही होगी, ये उससे 16 अधिक है, उससे 16 कम है, तो अंतर कितना है 32, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 32, एक की वैल्यू 16, सीधी सी बात है। यानी इस 3 की वैल्यू 48 हो जाएगी और इस 5 की वैल्यू कितनी, 16 पंजे 80 हो जाएगी। तो अगर अब यहां पर 3 सवाल बनते हैं कि बताइए एक्चुअल स्पीड कितनी है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी है 48 एक स्पीड है, तो आप क्या कर सकते हो 48 में 16 जोड़ दो या 80 में से 16 घटा दो, तो एक्चुअल स्पीड 64 है। ये पहला जो सबसे पहले निकल जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल बनता है बताइए एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। अब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है तभी समझ पाओगे जब आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है। सवाल यही सवाल क्या है एक तरीके से, जब मैं 48 की स्पीड से जाता हूं तो 1 घंटे लेट पहुंचता हूं, और 80 की स्पीड से जाता हूं
तो इतना जल्दी पहुंचता हूं, डिस्टेंस बताइए। उस तरीके से तो यहां पर डिस्टेंस निकलने वाला है। तो ये होता है दूसरा सवाल जिससे पूछा जा सकता है, डिस्टेंस कितना है बताइए। तो 48 इंटू में 80, यानी अगर डिस्टेंस इतना होता, मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं, मैं कहता समझो उसे, अगर डिस्टेंस इतना होता, इस स्पीड से इतना टाइम लगता है, इस स्पीड से इतना, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ टाइम डिफरेंस। अगर डिस्टेंस इतना होता तो इन दोनों डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इन दोनों स्पीड से, समझ में आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं, पढ़ा हुआ है, अगर डिस्टेंस एक स्पीड 48 80 है तो टोटल डिस्टेंस अगर इतना होता तो 48 की स्पीड से 80 आवर्स लगते, 80 की स्पीड से 48, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा टाइम का, वो इन दोनों का डिफरेंस ही होता है, जो फॉर्मूला है जो हम रट रहे होते हैं। तो अगर डिस्टेंस इतना होता तो टाइम में डिफरेंस कितना होता, 32 घंटे का। लेकिन बताओ टाइम में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब मतलब एक टाइम से 1 घंटा कम, एक टाइम से 5/3 ज्यादा, इस तरीके से। तो यानी इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ ही दोगे। तो कितना हो गया 5/3 + 1, यानी ये हो गया आपका 8/3। क्या ये बात क्लियर है? यानी जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, अगर एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए डिस्टेंस कितना है, तो वो आंसर ही आएगा। पहले यहां तक बताओ, क्लियर हो गया सबको? अब देखो ये जो निकल के आया, ये दूसरा सवाल कवर हो गया कि अगर वो डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस इतना है, क्लियर। अब वो कह रहा है एक्चुअल टाइम बताओ कि मुझे टाइम लगता कितना है। तो ये जो आया डिस्टेंस आया, इसे या तो इस स्पीड से ट्रेवल करवाओ या इस स्पीड से। तो मैंने कहा ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि इतना डिस्टेंस 80 की स्पीड से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने कहा सर 1/80 और मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे टाइम लग रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, सब कुछ सही करने के बाद भी यहां पर अगर गलती करी तो गलती हो जाएगी। दैट इज कि अब इतना टाइम मुझे लग रहा है, लेकिन ये तो एक्चुअल टाइम नहीं है। यहां तो एक्चुअल टाइम तो हमारा वो होगा जो हम दूसरी स्पीड यानी 64 वाली स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि यहां पर ये कह रहा है ना 1 घंटा कम लगता है, तो अब इसमें 1 घंटा जोड़ा जाए या इसमें 1 घंटा माइनस किया जाए। तो आराम से समझो, एक बार देख लेना कि भाई इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे कि जब मैं 80 की स्पीड से जाता हूं तो मुझे एक्चुअल टाइम से 1 घंटा कम लग रहा होता है। तो यानी कि एक्चुअल टाइम जो होगा वो इससे 1 घंटा ज्यादा होगा। कभी भी रटना नहीं कि माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, क्योंकि कई बार माइनस का माइनस भी रहता है और प्लस का प्लस भी रहता है। एवरेज में ऐसा कंसेप्ट है ना, वो वाला, समझ पा रहे हो? तो इसलिए ऐसे रटो कभी भी मत कि माइनस का प्लस कर देते हैं, फिर भूल जाओगे। डाउट डार एकदम देखो कि यार अभी में हम 1 घंटे पहले पहुंच गए, तो एक्चुअल टाइम इससे 1 घंटा अधिक होगा। दिस विल बी आवर आंसर। काटा पीटी करो, ये आ गया टाइम टोटल, एक्चुअल टाइम। अगर आप 48 से डिवाइड करते तो हम जो है अधिक टाइम ले रहे हैं। हमने जो टाइम लिया है वो 1 घंटा 40 मिनट अधिक लिया है। तो उस केस में हम 1 घंटा 40 मिनट माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ठीक है, 80 से 80 चला गया, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48 एंड 4 + 5 4 + 1 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, हाफ ऑफ द एवरेज। अब देखो ये भी वैसा ही सवाल है कि आपको लैंग्वेज पढ़कर इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। कह रहा है हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ द 4 नंबर इज 20 लेस देन द ग्रेटेस्ट। इफ द ये 15 है तो बताइए, ठीक है। तो यार हम वो मान लेते हैं कि वो जो 4 संख्याएं हैं वो ABCD है। ठीक है, तो अब सवाल में क्या है, क्या रहा है, उसने कहा है कि हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर। तो हमने लिखा हाफ। एवरेज का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा सर एवरेज होता है सम, मैं लिख दूं सम डिवाइडेड बाई जितनी ये संख्याएं। तो ये क्या आ गया मेरा, हाफ ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 20 लेस। अब ये जो चीज आई मेरी, ये 20 कम है, मैंने बताई थी बैलेंसिंग कर दो। ये 20 कम है, इसे अगर मैं 20 ऐड कर दूंगा इसमें, यहां पर गलती होती है कि 20 यहां जोड़े या वहां जोड़े, किसमें से किसको माइनस करें, तो बैलेंसिंग कर लो। ये चीज कम है तो कम में जोड़ दो, तो बराबर हो जाए किसके, जो ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम मान लेते हैं डी इसमें ग्रेटेस्ट है, इज इक्वल टू डी। आगे कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 15, तो पहली 3 संख्याओं का एवरेज अगर 15 है, तो बताओ पहली 3 संख्याओं का सम कितना हो गया। तो आपने कहा सर 45 हो गया। इसका मतलब ये जो सम है, अब क्या मैं या तो मैं यहाँ पर a + b + c + d भी लिख सकता था, मैंने यहाँ पर s फॉर सम लिख दिया, यानी दिस इज क्या 45 + d। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है कि इसको मैं 45 + d लिख सकता हूं। ठीक है,
तो बस इसी को सॉल्व कर दो, यही पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो यानी कि 45 प्लस डी डिवाइडेड बाई कितना है 8 प्लस 20, तो 20 है तो एलसीएम ले लो तो 160 आ गया, इज इक्वल टू डी। अब क्या कर देते हैं, डी को राइट हैंड साइड में लेके चलो, सॉरी 8 को राइट हैंड साइड में लेके चलो, तो ये 8d हो गया। ठीक है, ये डी वहां पे जाके माइनस कर देगा तो 7d हो जाएगा। तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो गया 205 डिवाइडेड बाई 7 है क्या ऑप्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 7 दूनी 14 बचा 65, 7 9 63 और 2/7, 29 2/7 इज द राइट आंसर, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। तो बस इतने ही सवाल थे। आई होप आपको बढ़िया से चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें कंसेप्ट नए लग रहे हैं, सवाल को लिख के उन कंसेप्ट को आप चाहें तो लिख सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस की वीडियो आपको दीक्षित सर चैनल पर मिल जाएगी।